सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्रस्तावना संबंधित क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है तो उनकी व्याख्या कहाँ की गई है। तो चार ऑप्शन है, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, या फिर संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं। तो देखिए कहीं ना कहीं तो जरूर जिक्र किया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मूल अधिकार की। तो मूल अधिकार कितने हैं? तो मूल अधिकार वर्तमान में 6 हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, ना पता हो तो डिटेल वीडियो देख लीजिए, हमारा प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी के नाम से। ठीक, वहाँ पे जो है वीडियो देख लीजिए। ठीक है, पहले 7 थे, वर्तमान में अब 6 हैं। ठीक है, जो 7वां था संपत्ति का अधिकार वो हट गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। डीपीएसपी की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो ये आर्टिकल 36 से 51 में है। ठीक है, कहाँ से? 36 से 51 में है। ठीक है, भाग नंबर की बात करें, भाग 4 में है। ठीक है, मूल अधिकार भाग 3 में है। ठीक, कहाँ से कहाँ तक? तो 12 से 35 तक हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आर्टिकल 51A में है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप लोग समझते हुए चलें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में और मौलिक कर्तव्यों में इसका जो है जिक्र किया गया है। किसका? प्रस्तावना में जो जिन आदर्श उद्देश्य हैं तो उनकी जो व्याख्या इन मूल अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों में की गई है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो प्रस्तावना है, ठीक है, तो उसमें 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 3 प्रकार का न्याय कौन कौन सा है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार का न्याय है। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से अलग से नोट कर लें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी, तो इन शब्दों का सही क्रम लगाना है। देखिए ये क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही होगा। तो पहले होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर होगा समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस प्रकार से हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस प्रकार से प्रस्तावना में कुछ ये शब्द लिखे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही होगा। आप लोग प्रस्तावना याद कर लें। फिर देखिए, देखो ये तो 3 प्रकार के न्याय है। कौन कौन सी? राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक, 3 प्रकार की न्याय है। देखो प्रस्तावना में ये देखो लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो 4 ऑप्शन हैं। पहला है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो उत्तर सी नंबर सही होगा। सी नंबर क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट आंसर है। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक वस्तुस्थिति यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो ये जबकि प्रस्तावना में दिया हुआ है हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो देखिए जो आर्टिकल नंबर 1 है, ठीक, अनुच्छेद 1, तो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है साफ साफ भारत तथा इंडिया। ठीक है, इसके 2 नामों का जिक्र किया गया है,
भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो कितने नाम हैं? 2 नाम, एक भारत और दूसरा इंडिया। ठीक, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो इसको जी ऑस्टिन ने कहा था। जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान में जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। हम भारत के लोग शब्दों का जो प्रयोग है संविधान में कहाँ से किया गया है? तो ये जो है संविधान की प्रस्तावना में इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, ना तो इनका प्रयोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, ना मौलिक अधिकार में है, ना नागरिकता में है। इनका जो प्रयोग है हम भारत के लोग, पहली ही लाइन है प्रस्तावना की, तो इसका जो है प्रस्तावना में इसका प्रयोग किया गया है। हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है हमारी प्रस्तावना, जिसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, यानी कि बाद में जोड़ा गया है? तो बंधुत्व था, ठीक है, संप्रभुता ये भी था वर्ड, समानता भी था, तो तीनों थे। अखंडता शब्द जो है बाद में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द बाद में 1976 में जोड़े गए हैं। इस संशोधन से 2 नए अध्याय 4 का और 14 का ये नए अनुच्छेदों को जो है जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत किस जाना जाता है? सार्वभौमिकता से जाना जाता है। देखिए सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो है इसका मतलब है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, यानी कि भारत जो है सभी धर्मों को बराबर मान्यता प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है। देखिए पंथ निरपेक्ष जो राज्य होते हैं उसमें किसी एक धर्म को नहीं माना जाएगा, सभी धर्मों को बराबर जो है संरक्षण दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? उद्देशिका का मतलब भारत की जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी। 5 प्रकार के कौन कौन सी स्वतंत्रता थी? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता थी। ठीक है, न्याय की बात करें तो न्याय 3 प्रकार के थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय थे। तो देखिए स्वतंत्रता की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसमें जो है आर्थिक स्वतंत्रता नहीं था, आर्थिक जबकि न्याय था। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ लिया कीजिए फिर उसका आंसर दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, उसका उत्तर आप गलत लगा करके आ जाएंगे। फिर है निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? तो केशवानंद भारती विवाद जो था, ठीक है, इसमें जो है मौलिक संरचना को जो है स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग है, इसे स्वीकार किया गया था। वर्ष 1960 में बेरूबारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। कौन से केस में? बेरूबारी संघ में। ठीक है, इसमें जो है बताया गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973 में हुआ। तो इसमें फैसला जो है बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है।
इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। फिर से समझ लीजिए, यानी कि संविधान इसमें जो है 1973 वाले केस में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम मामला 1995 ईस्वी में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का ही अंग है। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यानी कि सभी सही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये सब सही हैं। भारत देखो प्रस्तावना में लिखा हुआ है एक प्रभुत्व सत्ता संपन्न समाजवादी पंथप्रय लोकतंत्र में गणराज्य बनाने की परिकल्पना भारत को की गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल डीपीएसपी में निहित हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि प्रस्तावना से संबंधित थे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, चाहे आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। पॉलिटी में देखो क्वेश्चन जो प्रस्तावना से बनने वाले हैं तो इसी वीडियो से बनेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रस्तावना संबंधित बताए हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ ही नहीं सकता है, चाहे आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।